एक करोड़पति व्यक्ति के यहाँ घर में मरम्मत का काम चल रहा था। वहां पर एक मजदूर जो कि बेलदारी कर रहा था, वो उस घर के एक छोटे बच्चे जिसकी उम्र महज 4 साल होती है, उस बच्चे को देखता है और उसकी माँ उसे लेने के लिए दौड़ती है। तभी वह मजदूर कहता है कि मैम साहब, इस बच्चे को तो बहुत ही भयानक बीमारी शुरू होने वाली है। इसके शरीर में मुझे सिम्टम दिख रहे हैं। वो महिला उसकी बात पर विश्वास नहीं करती है और कहती है कि तुम्हें क्या पता, मेरे बच्चे को कोई बीमारी है, मेरा बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त है। वो कहता है कि टेस्ट करवाने में क्या जाता है, मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, आप कुछ टेस्ट करवाइए। अगर इसे वो बीमारी की शुरुआत हो गई है तो अगर आप दवाई दिलवाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जब वो महिला पेन पेपर ला कर देती है और उस पर जब वो लिखता है तो उसकी राइटिंग को देखकर वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो राइटिंग बिल्कुल एक एक्सपर्ट डॉक्टर की लग रही थी। इस बात को देखकर वो महिला बहुत अचंभित होती है और जब उसने अपने पति को शाम को ये बात बताई तो पति ने जो किया उसे सुनकर आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि आखिर इस कहानी में ऐसा क्या हुआ था कि एक व्यक्ति जिसकी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है, उसकी ज़िंदगी में चमत्कार हो जाता है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो सच्ची घटना लेकर आई हूँ वो उत्तर प्रदेश से शुरू होती है और दिल्ली में जाकर इस कहानी का अंत होता है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही प्यारा सा परिवार रहता है और यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम मनोज होता है, वो रहता है। धीरे धीरे वक्त के साथ वो पढ़ाई लिखाई करता है। इसका एक छोटा भाई, इसके मम्मी पापा, भरा पूरा परिवार था। मनोज बाहर रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के साथ साथ उसे एक लड़की जिसका नाम अंजलि होता है, उससे प्रेम हो जाता है। प्रेम होने के बाद वो ये बात अपने घर वालों को बताता है, लेकिन घर वाले इस रिश्ते के लिए खुश नहीं होते। लेकिन जब बेटा ज़्यादा जिद करता है तो माँ बाप मान जाते हैं और उस लड़की अंजलि से इसकी शादी करा देते हैं। ये लड़का जॉब करता था, एक सरकारी डॉक्टर था। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त के साथ अब इसका जो समय है यानी कि शादी को करीबन 2.5 से 3 साल हो जाते हैं। अब जो पत्नी है वो बहुत ही चालाक किस्म की होती है, यानी कि जो अंजलि होती है वो किसी और से भी बातें करती है और अपने पति को बुद्धू बनाती रहती है। वो अपने पति से कहती है, तुम्हारी माँ इस बात पर लड़ती है, तुम्हारा भाई बदतमीज़ है, तुम्हारा पिता, उसे घर में रहने का तरीका नहीं है। कुछ ऐसी बातें कहती है जिन बातों का मनोज को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था। इस वजह से वो अपने माता पिता से कहकर उससे अलग हो जाता है। जब वो अलग हो रहा था तो माँ ने और पिता ने कई बार कहा था, बेटा हमारा अलग होने का ब्योत नहीं है, हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतना पैसा लगाया, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन मनोज एक भी बात नहीं सुनता है और अब वो अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली आ जाता है। कुछ पैसों से अपनी जो गांव की ज़मीन थी उसे बेचकर उस पैसे से अपना घर खरीद लेता है दिल्ली में। गांव की सारी प्रॉपर्टी अपने हिस्से की वो बेच चुका था, माता पिता से अलग हो चुका था। पत्नी के सिकावे में आकर वो अपने माता पिता से बात तक नहीं करता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त के साथ अब शहर में आए हुए उसे 6 से 7 महीने होते हैं। इतने में ही वो पत्नी अपना रंग दिखाना शुरू करती है। दरअसल मनोज सुबह सुबह जाया करता और अपनी ड्यूटी करा करता। शाम को जब वो आया करता और कभी कभी उसकी ड्यूटी इमरजेंसी में भी लग जाती तो जो उसकी पत्नी होती है अंजलि, वो बहुत ही अकेली सी रहा करती और पहले से ही उसकी लड़कों से ताल्लुकात थे। अब वो लड़कों से बहुत ज़्यादा बात करती है और उनके साथ प्रेम में रहती है। जब वक्त निकलता है धीरे धीरे तो वो अब अपने पति के सामने भी खुलकर इस बात का ऐलान कर देती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे अब अपने प्रेमी के साथ रहना है। इस बात का मनोज बहुत गुस्सा होता है, दुख मनाता है कि मैंने इसके लिए अपने माता पिता, अपने भाई को छोड़ दिया और ये दूसरे के लिए मुझे छोड़ना चाहती है। लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अब यहाँ पर वो पत्नी उससे दूर चली जाती है और दूर जाने के बाद उस पर तलाक का केस डाल देती है। मनोज शर्म और डर की वजह से अपने माता पिता को भी इस बात को नहीं बताता है और वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता है।
पत्नी मज़े से अपनी ज़िंदगी में रहने लगती है। इधर जो मनोज था वो गिल्ट में डूब जाता है। उसे दिन-रात माता-पिता की याद सताती, छोटे भाई की याद सताती कि उसने तो मेरे लिए अपनी पढ़ाई तक नहीं की। मुझे पढ़ाने के लिए सारा पैसा माता-पिता ने मेरे लिए लगा दिया और अब वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगता है। जब वो शराब पीता है तो अक्सर वो ड्यूटी पर भी शराब में पहुंच जाया करता और इस बात का जब हेल्थ डिपार्टमेंट को पता लगता है, जिस हॉस्पिटल में वो काम करता था, उनका जो एक कहते हैं ना एक मैनेजमेंट होता है, उसको पता चलता है तो इस बात पर वो लोग बहुत गुस्सा होते हैं और इन लोगों से ये जो लड़का है यानी कि मनोज जो डॉक्टर है उसे ड्यूटी से निकाल देते हैं, क्योंकि कई पेशेंट का गलत इलाज कर दिया था और इसकी जिम्मेदारी हॉस्पिटल पर आती। इसी वजह से उन्होंने बिना इसके डॉक्यूमेंट्स को ख़राब किए इसे हॉस्पिटल से निकाल दिया। लेकिन जैसे ही वहाँ से निकाला गया, आप समझते हो एक हॉस्पिटल में बहुत सारा स्टाफ होता है और वो स्टाफ जो कि सभी जानते हैं और वो कई जगह काम भी करते हैं। अब वो बात फैल जाती है और उस एरिया के जितने भी हॉस्पिटल्स थे उन सभी में जाकर उसने कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती है। अब धीरे धीरे वो अपने उस घर को भी बेच देता है, क्योंकि पेट बहुत पापी होता है। इसको भरने के लिए पैसे चाहिए, पैसे से खाना आता है तब जाकर एक इंसान खाना खा पाता है। ऊपर से उसे शराब की बहुत बुरी लत होती है। अब ये इसकी हालत ऐसी हो जाती है कि ना तो इसके पास रहने के लिए घर था, जहाँ भी इसे जगह मिलती रोड पर, फुटपाथ पर, सब जगह ये सो जाया करता। कभी तो गली के आवारा कुत्तों के साथ सो जाया करता। यही इसकी दिनचर्या होने लगी। धीरे धीरे वक्त निकला और एक दिन इसकी मुलाकात एक कंपाउंडर से होती है, जिसने इसके अंडर में काम किया था। वो देखकर कहता है कि सर, आपकी हालत क्या हो गई है? आपने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप चाहो तो आज भी आप ठीक रह सकते हो। आपको अपने जीवन के लिए कुछ करना चाहिए। उसी दिन से अब मनोज को बात समझ में आती है, क्योंकि ये ज़िंदगी है, जब तक ऊपर से नहीं लिख कर आता तब तक हमारी सांसें भी नहीं थमती। और अब उसे ज़िंदगी जीने के लिए अब वो मज़दूरी का काम करने लगता है। एक ठेकेदार होता है, उसके अंडर में सारा दिन मेहनत करता, जो पैसे मिलते उनसे अब अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करता है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था। कभी शराब की तलब लगती तो कभी कभार पी लिया करता, लेकिन उसे धीरे धीरे कर ये त्याग रहा था। अब वही दौरान एक परिवार के यहाँ, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, एक करोड़पति लोगों के यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का थोड़ा बहुत जो अपडेशन होती है घर में, उसका काम चल रहा था और ये वहाँ पर बेलदारी कर रहा था। जब वहाँ पर उस बच्चे को वो देखता है, और क्योंकि ये डॉक्टर था, डॉक्टर्स तो स्किन का कलर देखते ही बता देते हैं, आँखों का कलर देखते ही बता देते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है। बच्चे की जीभ का कलर देखकर भी बता देते हैं। यहाँ पर वो उस माँ को वो दवाइयाँ लिख कर देता है और कहता है कि मैम साहब, एक बार टेस्ट ज़रूर करा लीजिएगा, ये छोटा बच्चा है, इसके भविष्य का सवाल है। अब वो महिला, जो करोड़पति महिला होती है, शाम को अपने पति को ये बात बताती है। पति कहता है कि ऐसे ही होगा, वैसे ही बोल रहा होगा, तो मुझे दिखाना उसने क्या दवाई लिखी है। तो वो दवाई की पर्ची लेकर आती है। तो उस पर्ची को देखकर वो जो करोड़पति व्यक्ति था वो भी हैरान रह जाता है कि एक मजदूर इतने अच्छे से दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकता है, एक बिल्कुल एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह। क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि ये पहले डॉक्टर था, अब मजबूरियों की खातिर इसे मजदूर बनना पड़ा। अब वो उन दवाइयों को लेकर, उस जो दवाइयों की पर्ची थी उसे लेकर, अपने बच्चे को लेकर अपने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जो उनका बिल्कुल निजी हॉस्पिटल था, जानकारी में था। वहां पर जाकर इस बच्चे का ये टेस्ट कराया जाता है, जो इस पर्चे में लिखा हुआ था। साथ ही साथ उस बीमारी का जिसका अंदेशा था, उसकी दवाइयाँ भी लिखी हुई थी। अब इसका टेस्ट होता है। टेस्ट होने के बाद डॉक्टर उस टेस्ट को देखते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि आप बहुत सही वक्त पर इस बच्चे को ले आए। अगर आप थोड़ी भी देर कर देते तो उस बीमारी की शुरुआत हो चुकी है, वो बहुत जल्दी भयानक रूप ले लेती। लेकिन आपको इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे हुआ? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप हमें बताएंगे कि आपको कैसे पता चला। तभी वो पिता उस पर्ची को आगे कर देता है। इस पर्ची को वो देखते ही कहते हैं, अच्छा, आपके फैमिली डॉक्टर ने लिखा होगा, बिल्कुल इसके लिए ये सही दवाइयाँ हैं और बहुत ही बेस्ट दवाई हैं, इनसे अच्छी दवाई कोई नहीं हो सकती, आप ये दवाइयाँ ले लीजिएगा। इस बात को सुनने के बाद अब वो उस पर्ची को और उसकी दवाई लेकर अपने बच्चे का टेस्ट कराकर घर आ जाते हैं। अब उस दिन तो, जिस दिन वो लोग काम कर रहे थे, उस दिन वो करोड़पति अपनी बिजनेस डील के लिए गया हुआ था, लेकिन दूसरे दिन वो अपनी सारी डील्स कैंसिल कर देता है, सभी मीटिंग्स कैंसिल कर देता है और अब वो घर पर इंतज़ार करता है उस मज़दूर का।
अगली सुबह होती है, सुबह होते ही करीबन 9:30-10 बजे के बीच वो मज़दूर फिर से आता है। उसे आने के बाद वो उसके पास जाता है और कहता है कि आज तुम्हें मुझसे बात करनी है, तुम्हारे दिन भर की मेहनत मैं दे दूँगा। वो कहते हैं कि क्या हुआ साहब, मैंने ऐसा कुछ कर दिया क्या जो आप लोगों को मुझसे काम नहीं कराना? वो कहते हैं नहीं, तुम्हें शांत रहने की ज़रूरत है, तुम चिंता मत करो और चलो अंदर चलो। उसे अब उस बड़े से मकान के अंदर ले जाया जाता है और एक बहुत बड़े लग्ज़री सोफ़े पर बिठाया जाता है। वहाँ पर वो बैठता है, उसके लिए चाय नाश्ते का इंतज़ाम किया जाता है और अब वो करोड़पति व्यक्ति उस व्यक्ति के पास बैठता है और कहता है कि तुम्हारे पास इतनी नॉलेज कहाँ से आई, और अगर तुम एक डॉक्टर हो तो तुम ये मज़दूरी का काम क्यों करते हो? वो कहता है कि साहब, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है। आपके काम के लिए आपको लेट हो रहा होगा, आप जाइए, फिर कभी इसके बारे में बात कर लूँगा और मुझे भी अपना काम करना है। यहाँ पर वो व्यक्ति कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज मैंने अपने सारे काम कैंसिल कर दिए और तुम्हारा भी काम समझो बाहर चल रहा है। मैं तुम्हें दिन भर का मेहनताना ज़रूर दूँगा। अब यहाँ पर वो चाय पीते-पीते अपनी ये सारी कहानी बताता है। दरअसल ये मज़दूर वही डॉक्टर मनोज था जिसकी पत्नी ने इसे धोखा दिया, इसे परिवार से जुदा किया। जब ये सारी कहानी उस करोड़पति व्यक्ति को बताता है तो उसकी और उसकी पत्नी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं कि आखिर ऐसा भी कोई कर सकता है? एक महिला एक व्यक्ति की ज़िंदगी को इतनी बुरी तरीके से खराब और बर्बाद कर सकती है। लेकिन ये बिल्कुल सच्ची कहानी थी। अब यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि तुम अपने माता पिता के पास जाओ, माता पिता तो हर हाल में अपने बच्चे को माफ़ कर देते हैं। इस बात पर वो कहता है कि मेरा मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट है इस बात का कि मेरे माता-पिता ने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा डॉक्टर बनाया और सारे पैसे मेरे लिए लगाए। उसके बाद भी मैं उनसे अपना हिस्सा लेता हूँ और हिस्सा लेकर मैं दिल्ली में अपनी पत्नी के लिए एक मकान खरीदता हूँ। आज ना वो मकान है, ना ही वो मेरी जो पढ़ाई थी वो मेरे काम आ रही है और ना ही मेरे पास गाँव में कुछ है, तो मैं उनकी तरफ जाऊँ तो किस मुँह को लेकर जाऊँ? मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और इसी शर्मिंदगी में मैंने शराब पीना शुरू किया था। लेकिन तभी मुझे मेरा एक कॉलीग यानी कि मेरे नीचे काम करने वाला कंपाउंडर मिलता है और वो मुझसे कहता है कि साहब, आपको भले ही हॉस्पिटल्स में काम नहीं मिल रहा, लेकिन आप या तो खुद का काम कर लीजिए या फिर आप अपना कुछ ऐसा करिए जो आप कम से कम अच्छे से खा सकें, कपड़े पहन सकें और ज़िंदगी जी सकें, क्योंकि ज़िंदगी जब तक रहेगी तब तक जीनी पड़ेगी। तभी से मैंने शराब भी छोड़ दी है। उससे पहले मुझे कोई भी हॉस्पिटल ट्रस्ट कर जॉब नहीं देता था, इसीलिए मैंने मज़दूरी का काम चुना था। इस बात को सुनने के बाद करोड़पति व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें एक हॉस्पिटल बना कर दूँगा और तुम उसमें काम करना और उसके बाद तुम उस हॉस्पिटल के डॉक्टर रहोगे। लेकिन यहाँ पर वो व्यक्ति मना कर देता है। मनोज कहता है कि मैंने अपने माता-पिता को धोखा दिया, मैं तुम्हारा क्या सगा रह सकूँगा, क्या पता जीवन में क्या मोड़ आ जाए। इस बात के बाद भी वो करोड़पति व्यक्ति एक हॉस्पिटल बनाता है, क्योंकि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और बिना उसे बताए हॉस्पिटल बनाने के बाद उसका नंबर लेता है और उससे टच में रहता है। हॉस्पिटल बनाने के बाद वो उसके पास जाता है। पास जाने के बाद उसे वो कुछ पैसे देता है और कहता है कि तुम्हें अब एक सफल डॉक्टर दिखाना है लोगों को, भले ही तुम्हें बहुत नॉलेज है, लेकिन यहाँ दुनिया का जो ये बाज़ार है इसमें जो दिखता है वही बिकता है। अब वो अपना ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह बनाता है और उस हॉस्पिटल में बैठने लगता है। उसके हाथों में वो जादू था, वो बीमारी की नब्ज़ को बहुत जल्दी पकड़ता था और वो बहुत जल्दी डॉक्टर ऐसा था कि वो पेशेंट को बहुत जल्दी ठीक करता था। अब जैसे-जैसे वो मरीजों को ठीक करता है तो वहाँ पर लोगों की भीड़ लगने लगती है और वो हॉस्पिटल बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगता है। धीरे-धीरे वक़्त के साथ अब उसकी जो सैलरी थी उसे वो करोड़पति व्यक्ति उसके अकाउंट में डाल दिया करता, लेकिन जो डॉक्टर था वो उन पैसों को नहीं निकालता था। उससे जब भी वो बात करते तो वो यही कहता कि मेरी इच्छाएँ मर चुकी हैं, मुझे ज़िंदगी जीनी है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। मुझे मेरा जो प्रोफ़ेशन था, जो मुझसे खो गया था मेरे कर्मों की वज़ह से, वो मुझे वापस दे दिया, यही आपका बहुत बड़ा एहसान है। धीरे-धीरे उसके अकाउंट में इतने पैसे हो जाते हैं कि उसके लिए एक घर खरीदा जाता है और उसके बाद वो करोड़पति व्यक्ति अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ उसके गाँव जाता है, क्योंकि वो बातों ही बातों में उससे सब कुछ पूछ लेता है। वहाँ जाने के बाद उसके माता-पिता को सब कुछ बताता है कि तुम्हारे बेटे के साथ ये हुआ है और जो जिसका उसे अंदेशा था वही होता है। माता-पिता झट से अपने बच्चे को माफ़ करते हैं और उसके साथ-साथ अपने बेटे से मिलने के लिए उसके घर पर आते हैं।
उसके घर पर वो आते हैं, आने के बाद अब उस डॉक्टर को भी फ़ोन किया जाता है, उस मनोज डॉक्टर को, कि तुम्हें आज इस बंगलो नंबर में आना है। वो कहता है कि यहाँ पर क्यों आना है सर? तो वो कहते हैं कि आना है। वो आता है तो उसे सरप्राइज़ दिया जाता है कि ये तुम्हारा घर है और ये तुम्हारा परिवार है। वो अपनी माँ को देखकर पहले तो बहुत ज़ोर से रोता है और फिर कस कर गले लगाता है। अपने भाई को भी गले लगाता है, अपने पिता को भी गले लगाता है और भाई के बच्चे, पत्नी भी आए थे, उनको भी बहुत प्यार करता है, उन बच्चों को भी, और सभी से माफ़ी मांगता है। सभी उसे माफ़ पहले ही कर चुके थे और अब कहने लगता है कि अब तुम कहीं भी नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये मेरा घर है, मेरी सैलरी से बना है, मेहनत के पैसों से बना है। लेकिन माँ मना कर देती है। माँ कहती है, बेटा गाँव में ज़मीन है, उनका काम भी करना है और धीरे धीरे हम तुम्हारे पास आते रहेंगे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर एक अनुरोध करता है कि इन बच्चों को यहीं पर एडमिशन कराइए, इनके सहारे मैं ज़िंदगी जी सकूँगा, मैं इन्हें पढ़ाना चाहता हूँ, आगे कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। भाई कहता है, ठीक है भाई, अभी हम आएंगे। और उस वक्त तो वो वहाँ से चले जाते हैं, उस रात रुकते हैं, पूरी रात वो अपनी माँ के पास बैठा रहता है और अगली सुबह वो चले जाते हैं। और फिर वो धीरे धीरे वहाँ पर आने जाने लगते हैं, धीरे धीरे वो सभी वहाँ पर आकर रहने लगते हैं और उनके बच्चों का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में करा दिया जाता है। इस तरीके से उनकी लाइफ सेट हो जाती है। लेकिन जैसे किस्मत ने मनोज को दूसरा मौका दिया, हर किसी को ये मौका नहीं मिलता है, इसीलिए कभी भी अपने जीवन में शराब की लत तो बिल्कुल न लगाएं। यहाँ पर मनोज को भले ही उसकी पत्नी छोड़कर चली गई, परिवार से अलग कर दिया, लेकिन वो अगर शराब नहीं पीता तो उसका डॉक्टरी का प्रोफेशन बना रहता और वो अपने माता पिता से जाकर माफ़ी भी मांग सकता था। जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता, पैसे होते, जितना उनसे लिया था वो सब कुछ उन्हें वापस लौटा सकता था और माता पिता का गुस्सा ज़्यादा नहीं होता। इसीलिए अगर किसी से कभी कोई गलती होती है तो हमें अपने माता पिता से ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके पास लौटकर ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें इस धरती पर लेकर आए हैं, वो कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते। आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। यहाँ से हमें एक सीख भी मिली है, भाई पत्नी आपके जीवन में बहुत बाद में आती है, माता पिता हमें इस धरती पर लाते हैं, तो हमें अपने माता पिता का आदर सम्मान करना चाहिए, पत्नी से भी प्यार करना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि उससे बिल्कुल प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन बुजुर्ग कहते आए हैं, पति को, बेटे को एक नज़र अपनी पत्नी पर और एक नज़र अपनी माँ पर रखनी चाहिए, जिससे कि वो अपने परिवार को बैलेंस कर चला सके। अंधा विश्वास किसी पर भी नहीं करना चाहिए। आपको जानकारी जैसी भी लगी आप लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी इस चीज़ को सुनकर अपने जीवन को संभालता है तो हमें बहुत खुशी होगी और ऐसी ही मोटिवेशन वीडियोस हम आपके सामने ला सकेंगे, क्योंकि अगर हम एक बार हार जाते हैं तो हम दोबारा अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान हमें मौका देता है और हमें अपनी हिम्मत भी नहीं हारनी चाहिए। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।